हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नीलू चढ़िया मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टडी पॉइंट पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं लेकर आ रही हूँ आप सभी के लिए 12th कॉमर्स इकोनॉमिक्स के क्विक रिवीजन वीडियो। तो आज हम शुरू कर रहे हैं सबसे फर्स्ट चैप्टर, अर्थशास्त्र का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स। फ्रेंड्स, ये बहुत ही क्विक रिवीजन है। आप पूरा चैप्टर बहुत ही कम समय में इसको रिवाइज कर लेंगे जल्दी से। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसके परिचय, इंट्रोडक्शन के साथ। तो ये बताया है कि मानव सभ्यता में आर्थिक क्रियाओं से संबंधित आर्थिक विचारों, सिद्धांतों व नियमों का साहित्य समृद्ध होकर अर्थशास्त्र के नाम से लोकप्रिय है। यानी कि क्या, निश्चित आय में अपनी आर्थिक क्रियाकलापों को पूरा करना, अपने आर्थिक विचारों को ना सिद्धांत और नियम के अनुरूप क्या करना, वितरित करना, ये क्या कहलाता है, अर्थशास्त्र। और ये किस नाम से लोकप्रिय है, तो अर्थशास्त्र में। तो ये जो शब्द है अर्थशास्त्र है, इसका उल्लेख हमें प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है। अर्थशास्त्र जो शब्द है वह प्राचीन ग्रंथों में क्या है, उल्लेखित है। तो फ्रेंड्स, इसकी जो कुछ मुख्य परिभाषाएं हैं वह अलग अलग प्रधान के आधार पर दी गई है। जैसे कि इसकी जो पहला है वह है धन प्रधान, यानी कि धन की प्रधानता के आधार पर अर्थशास्त्र की परिभाषा को दिया गया है। फिर दिया गया है कल्याण प्रधान, यानी कि कल्याण, आर्थिक कल्याण के आधार पर। धन प्रधान में उपभोक्ता की या इकाई की, एक इकाई की आय को आधार मानकर जो परिभाषा दी गई है वह है धन प्रधान। और वही आर्थिक क्रियाकलापों, आर्थिक कल्याण के संबंध में दी गई है कल्याण प्रधान परिभाषा। फिर दी गई है सीमितता। सीमितता यानी कि जो उपभोक्ता की आय है उसको क्या माना है, निश्चित, सीमित माना है, तो सीमितता प्रधान दी गई है। फिर है विकास प्रधान, यानी कि एक अर्थशास्त्र का अध्ययन हम किस लिए करते हैं, आर्थिक विकास की दर को बढ़ाने के लिए, आर्थिक विकास को करने के लिए। तो ये क्या परिभाषा दी गई है, विकास की प्रधानता के आधार पर। जो अगली परिभाषा दी गई है वह है आवश्यकता विहीनता की स्थिति पर आधारित। यानी कि देखो, जो भी हम कार्य करते हैं, एक उपभोक्ता या कोई भी एक व्यावसायिक इकाई जो होती है, उत्पादन फर्म जो होती है, वह कार्य क्यों करती है, आवश्यकता विहीनता, यानी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, कि किस तरह से की वो क्रियाकलाप करके अपनी आवश्यकताओं को पूरा करेगी। तो आवश्यकता विहीनता की स्थिति के आधार पर होती है इसकी परिभाषा। फ्रेंड्स, अगला जो पॉइंट इसका वह है कि अर्थशास्त्र की प्रकृति और उसका क्षेत्र क्या होता है। तो जो अर्थशास्त्र की प्रकृति और क्षेत्र के आधार पर दो तरह से इनको बताया गया है। एक होता है व्यष्टि अर्थशास्त्र और एक होता है समष्टि अर्थशास्त्र। तो फ्रेंड्स, जो पहला व्यष्टि अर्थशास्त्र होता है उसमें उपभोक्ता की एक इकाई, कोई उत्पादन फर्म या कोई उत्पादक का इसमें अध्ययन किया जाता है। जबकि जो समष्टि अर्थशास्त्र होता है उसमें व्यक्तिगत इकाइयों के समूह का अध्ययन, यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र एक यूनिट है और ये समष्टि अर्थशास्त्र बढ़ते 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 पूरे एक वृहद स्तर पर, यानी कि व्यक्तिगत इकाइयों के समूह का अध्ययन इसमें किया जाता है। फिर इसका व्यष्टि अर्थशास्त्र का जो उद्देश्य है अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना, यानी कि क्या, निश्चित आय में असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति करना और अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना, कि किस तरह से एक उपभोक्ता अपने द्वारा आर्थिक क्रियाओं को करके अपनी असीमित आवश्यकताओं को क्या करे, अधिकतम संतुष्टि प्रदान करे। इसी तरह से समष्टि अर्थशास्त्र जो है उसका उद्देश्य क्या है, अपनी राष्ट्रीय आय को अधिकतम करना और फिर जो राष्ट्रीय आय जो प्राप्त होती है उससे क्या करना, रोजगार के कार्यों में लगाना। फिर उससे क्या, आर्थिक विकास करना जनता का, और क्या, वितरण के सिद्धांत लागू करना, सामान्य कीमत स्तर का निर्धारण करना। ये सभी क्या है, समष्टि अर्थशास्त्र के उद्देश्य है। फिर व्यष्टि अर्थशास्त्र को क्या, कीमत का सिद्धांत भी कहते हैं। अब देखो, कीमत यहाँ पे इसलिए ली गई है क्योंकि किसी भी वस्तु की कीमत का व्यक्ति की आय पे बहुत प्रभाव पड़ता है। तो निश्चित आय में असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति करना, यानी कि उपभोक्ता की आय निश्चित रहती है और उसके द्वारा किए जाने वाली आर्थिक क्रियाओं की जो पूर्ति होती है वो मूल्य कीमत के आधार पर होती है। तो इसे क्या कहते हैं, कीमत का सिद्धांत कहते हैं। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र है उसे कहते हैं रोजगार का सिद्धांत, क्योंकि इसका जो मुख्य उद्देश्य वो होता है कि सभी को रोजगार के साधन उपलब्ध कराकर आर्थिक विकास की दर को क्या करना, बढ़ाना। तो इसे कहते हैं रोजगार का सिद्धांत। तो ये है अर्थशास्त्र की प्रकृति और उसका क्षेत्र।
तो फ्रेंड्स हम आगे बात करेंगे कि व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर है, दोनों में क्या अंतर है। तो इसके जो अंतर का आधार है वह पहला आधार है अध्ययन की इकाई। अध्ययन की इकाई यानी कि क्या, व्यष्टि अर्थशास्त्र में एक यूनिट, एक उत्पादक या एक उत्पादन फर्म का अध्ययन किया जाता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में क्या होता है, संपूर्ण देश की अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। फिर इसके बाद मान्यता क्या है। अब देखो, व्यक्तिगत इकाई व्यष्टि अर्थशास्त्र में गवर्नमेंट का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, कोई दखल नहीं होता है ना, पूर्ण प्रतियोगिता होती है और स्वतंत्र व्यक्ति होता है, सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र पूरे देश की अर्थव्यवस्था का अध्ययन है, तो इसमें क्या होता है, वर्तमान वितरण का निर्धारण होता है कि किस तरह से राष्ट्रीय आय का निर्धारण होगा या उत्पादक के जो साधन होंगे उनको किस तरह से निर्धारित या वितरित किया जाएगा। फिर उसके बाद है उद्देश्य। व्यष्टि अर्थशास्त्र का उद्देश्य है अधिकतम वितरण, यानी कि निश्चित आय से अधिकतम आवश्यकता की पूर्ति करना, कि अधिकतम वितरण को प्राप्त करना। उसी तरह समष्टि अर्थशास्त्र में उत्पादकता का विस्तार और पूर्ण रोजगार, यानी कि उत्पादनता को क्या करना, बढ़ाना, और पूर्ण रोजगार यानी कि सभी को रोजगार के साधन उपलब्ध करना। फिर उसके बाद है विश्लेषण के उपकरण। विश्लेषण के उपकरण यानी कि किस पे विश्लेषण करेंगे, किस आधार पे करेंगे, क्या अपन उपकरण अपनाएंगे विश्लेषण की विधियों के लिए, तो क्या है, कीमत। क्योंकि सारी चीजें व्यष्टिगत इकाई के अंतर्गत किस पर समाहित होती है, कीमत पर। और संपूर्ण अर्थव्यवस्था जो है देश की, वह किस पे आधारित है, राष्ट्रीय आय पर। तो इसका विश्लेषण होगा राष्ट्रीय आय के आधार पर। फिर उसके बाद है कि स्थिति, यानी कि अध्ययन की जो स्थिति है वो कैसे होगी, कि ये अपन है ना, व्यष्टि अर्थशास्त्र में जब हम अध्ययन करेंगे तो क्या होगा, व्यक्तिगत जो इकाइयां हैं वे जब संतुलित अवस्था में होगी तो इसका अध्ययन हो जाएगा। लेकिन जब देश की अर्थव्यवस्था असंतुलित अवस्था में होती है तो इसका अध्ययन किया जाता है। फिर उसके बाद है कि प्रकार, संतुलन का प्रकार क्या है, तो क्या है, यह है आंशिक संतुलन है। व्यक्तिगत इकाई में किया जाने वाला जो संतुलन वो क्या, आंशिक है। आंशिक संतुलन की स्थिति में अध्ययन होता है, जबकि अगर ये असंतुलित होती देश की अर्थव्यवस्था तो वो क्या होती है, सामान्य स्थिति। फिर उसके बाद परिवर्तन। परिवर्तन यानी कि व्यष्टि के परिवर्तन समष्टि की स्थिरता होते हैं, यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र में जब व्यष्टि अर्थशास्त्र एक यूनिट, एक उत्पादक या एक उत्पादक फर्म में जब परिवर्तन होते हैं तो वो क्या, समष्टि अर्थशास्त्र में स्थिरता की तरफ जाते हैं और वह इसकी स्थिरता होते हैं। लेकिन अगर समष्टि अर्थशास्त्र में स्थिरता है तो उसका व्यष्टि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो वह एक दूसरे पर उसके परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं है। फिर है अगला पॉइंट विरोधाभास। विरोधाभास यानी कि क्या, व्यष्टि अर्थशास्त्र में जब एक उपभोक्ता या एक व्यक्तिगत यूनिट या एक उत्पादन फर्म तो बचत करती तो वो उसके लिए क्या होती है, लाभकारी होती है। लेकिन समष्टि अर्थशास्त्र में जब देश की अर्थव्यवस्था की बात होती है और उसके लिए बचत होती है अलाभकारी, क्योंकि उस बचत से उसको रिटर्न नहीं मिलता है। और यदि वह उसी बचत को रोजगार के साधन उपलब्ध कराने में यूज करती तो रोजगार के साधन उपलब्ध होते हैं और उन रोजगार साधनों से आय बढ़ेगी और आय से क्या होगी, आर्थिक विकास की दर में वृद्धि होगी। फिर उसके बाद है आर्थिक विश्लेषण की विधियां। देखो अपन ने पहले देखे थे ऊपर ही विश्लेषण के उपकरण और ये उस तरह से, अभी ये जो है आर्थिक विश्लेषण की क्या विधियां। इन विधियों को 3 आधार पर बताया गया है। पहली है निर्भरता के आधार पर। निर्भरता के आधार पर इसमें 2 प्रकार है, आंशिक और सामान्य। अब आंशिक से क्या तात्पर्य है कि अगर उसका जो विश्लेषण है उस वस्तु की कीमत को ध्यान में रख के करेंगे तो उसको कहेंगे आंशिक विश्लेषण। लेकिन उसकी कीमत, वस्तु की मांग और भी अगर कारक को होंगे उनको ध्यान रखेंगे उसके अध्ययन के समय में तो उसे कहेंगे सामान्य। ठीक है। फिर इसी तरह से समय तत्व के आधार पर है स्थैतिक, तुलनात्मक और प्रावेगिक। अगर किसी विशेष बिंदु के संबंध में करेंगे तो क्या होगा, स्थैतिक विश्लेषण। किन्हीं 2 बिंदुओं के संबंध में करेंगे तो उसे कहेंगे तुलनात्मक। और जबकि साम्यों के मध्य परिवर्तन की श्रृंखला के आधार पर अगर कोई अध्ययन करेंगे तो उस आर्थिक विश्लेषण को क्या कहेंगे, प्रावेगिक विश्लेषण। फिर उसके बाद है उपकरण और दिशा के आधार पर। अब उपकरण और दिशा के आधार पर क्या है, जैसे कि कोई विश्लेषण हो गया, तर्क इत्यादि अपन करेंगे तो क्या होगा, आगमन और निगमन। इन विधियों के आधार पर क्या होगा, निगमन विधि में तो
सामान्य से विशेष की ओर अपन सोचेंगे और उसकी कल्पना करेंगे, परिकल्पना करेंगे, और जो तथ्य होंगे उन्हें अपन क्या करेंगे, नॉर्मल से स्पेशल की तरफ उनको ले जाएंगे। तो ये तो हो जाएगा, क्या होगा, निगमन। और जबकि आगमन विधि के अंतर्गत क्या होगा कि एक विशेष व्यक्ति का को आर्थिक व्यवहार यानी कि सामान्य नियम से कोई विशेष विशेष व्यक्तिगत इकाई के लिए अपन ये जब अध्ययन करेंगे तो ये हो जाएगा आगमन विधि के आधार पर। फिर उसके बाद बताया गया है कि अर्थशास्त्र कला है या विज्ञान। तो फ्रेंड्स देखो, सब जो अर्थशास्त्री है, जो लेखक है, सबका अपना अपना मत है। कोई इसे कला मानता है, कोई इसे विज्ञान मानता है। तो जब है ना कार्य को सर्वोत्तम या श्रेष्ठ तरीके से करना होता है तो उसको क्या कहते हैं, कला। जैसे किसी कार्य को कोई अच्छा कर सकता है और उसे और भी अच्छा कर सकता है, तो ये जो करने की प्रक्रिया है जो है उसे क्या कहते हैं हम, कला। लेकिन किसी चीज़ का डिसीजन या किसी चीज़ का निर्णय हम किसी नियम के आधार पर, किसी सिद्धांत के आधार पर, किसी प्रयोग के आधार पर करते तो उसे क्या कहते हैं, विज्ञान। तो अर्थशास्त्र दोनों है, क्योंकि अर्थशास्त्र को किसी कार्य को श्रेष्ठ तरीके से भी करना होता है और वह उन नियमों और सिद्धांतों पर भी आधारित होती है। तो क्या है, यह एक कला भी है और एक विज्ञान भी है। फिर उसके बाद अर्थशास्त्र में कुछ मान्यताएं बताई गई है कि एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट को डिसाइड किया गया है कि वो चीजें अगर समान रहे तो हम इसका अध्ययन करेंगे और इसमें आगे कार्य करेंगे। तो वो क्या है, इसमें सबसे पहला पॉइंट बताया कि अन्य बातें समान रहे, यानी कि आप एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट माने कि ऐसा नहीं कि सब चीजें वेरिएबल है, सब चीजें स्थिर अवस्था में नहीं है और आप इसका अध्ययन नहीं करेंगे। क्या मानेंगे, अन्य बातें समान हैं और फिर अपन इसका अध्ययन करेंगे। फिर अगला पॉइंट इसमें आएगा आर्थिक इकाई की विवेकशीलता, यानी कि इस अध्ययन को करने के लिए क्या होना चाहिए, विवेकशील। फिर उसके बाद आर्थिक मानव, यानी क्या किसी एक व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन होता है तो एक आर्थिक मानव इसमें आएगा। फिर साम्य या संतुलन की आरंभिक दिशा। देखो, संतुलित अवस्था अपन ने पढ़ी थी अभी की, जो व्यष्टि अर्थशास्त्र होता है उसमें संतुलित होती है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में असंतुलित होती है। तो संतुलित से मतलब क्या, संतुलित की एक आपके पास ये मानते कि एक निश्चित आय है, यानी कि आप एक संतुलित अवस्था में हो, आपके पास आय है और जिसे आप क्या करते हो, वितरित करते हो या अपनी आर्थिक क्रियाओं आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या उसका उपयोग करते हो। फिर उसके बाद विशेष सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक संस्थानों से संबंध है। देखो, जो समष्टि अर्थशास्त्र होता है उसमें ये सारी चीजें करती है कि क्या आपका समाज है, राजनीतिक दल कैसा है या आर्थिक संस्थाओं से आपके क्या संबंध है, इन सब बातों पे क्या करती है, अर्थशास्त्र मान्यता अपनी निर्धारित करती है। फिर उसके बाद जीव विज्ञान व भूगोल से संबंधित, यानी देखो अपनी भौगोलिक स्थिति को देखते हुए भी क्या होती है, अर्थशास्त्र अलग अलग हो सकता है। तो एक मानक मापदंड लेके जीव विज्ञान और भूगोल के संबंध को क्या माना गया है कि ये एक सही स्थिति में है। फिर उसके बाद अगले कि अब इसमें मुख्य आर्थिक समस्या क्या है, किन समस्या अर्थशास्त्र के अध्ययन में क्या समस्याएं उत्पन्न होती है। तो देखो, सबसे पहली बात है कि एक इकाई होती है, एक उत्पादक होता है और उत्पादन फर्म। तो उत्पादन के लिए ये तो आर्थिक समस्या आएगी कि सबसे पहले तो क्या उत्पादन करें, कि भाई सबसे पहली समस्या है कि हम क्या उत्पादन करें। भाई ठीक है, अब उत्पादन कर भी लेंगे, हमने सोच लिया कि क्या करेंगे, तो आखिर किसके लिए करें, ठीक है, किसके लिए अपन इसका उपयोग करें। फिर ये भी अपने को समझ में आएगा कि किसके लिए करें, तो अपने जो संसाधन जुटाए हैं, जो साधन जुटाए हैं, उनका उपयोग करें। फिर जब ये उपयोग कर लेते तो फिर अपन अध्ययन करके देखते कि जो अपन ने साधन जुटाए हैं, संसाधन जुटाए हैं, जिनका उपयोग अपन कर रहे हैं, क्या अपन उनका पूर्ण उपयोग कर रहे हैं या नहीं है, या उसकी क्षमता यूं ही व्यर्थ तो नहीं हो रही है, तो उनका पूर्ण उपयोग हो रहा है या नहीं। फिर इस अध्ययन के बाद अपन करते हैं कि किस तरह से कुछ और अपनी मेहनत, कुछ अपने और प्रयासों के तरह से अपन इसकी कार्य क्षमता में वृद्धि कर सके। तो इस तरह से एक किसी भी समस्या को हल करने के लिए अर्थशास्त्र का अध्ययन किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये था पहला चैप्टर की अर्थशास्त्र का परिचय, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? यदि आप मेरे इस वीडियो को पसंद करते हैं तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले भागों में क्विक रिवीजन के लिए। बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक यू।